मैटलैब आओ करके सीखें कि इस हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा मैटलैब इंटरफेस के बारे में। मैटलैब यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो कि टेक्निकल कंप्यूटिंग में बहुत ही इफेक्टिव है और इसी वजह से दुनिया भर के इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स बहुत समय से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर मैटलैब इंटरफेस के डिफॉल्ट लेआउट को देख रहे हैं, जिसमें करंट फोल्डर, कमांड विंडो तथा वर्कस्पेस शामिल हैं। करंट फोल्डर आपको बताता है कि आप किस वर्किंग डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हैं और इस वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइलें तथा सब फोल्डर्स मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्टेड है वो डी ड्राइव है। यदि हम किसी और वर्किंग डायरेक्टरी में काम करना चाहते हैं तो हम इस बटन पर क्लिक करके किसी दूसरे फोल्डर को जिसमें हम काम करना चाहते हैं उसको हम ब्राउज कर सकते हैं। तो चलिए हम डी ड्राइव में ट्यूटोरियल्स नाम के फोल्डर जिसमें मैटलैब ट्यूटोरियल है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कि इस मैटलैब ट्यूटोरियल में एक सब फोल्डर ट्यूटोरियल क्लिप्स के नाम से एग्जिस्ट करता है और एक फाइल, एक .m फाइल भी इसमें मौजूद है। दूसरा है कमांड विंडो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैटलैब के कमांड्स को यूजर इसी विंडो में टाइप करके एग्जीक्यूट करता है। और तीसरा है वर्क स्पेस। किसी भी मैटलैब सेशन के दौरान जिन भी वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन होती है उनकी लिस्टिंग वर्क स्पेस में होती है। एक सिंपल कैलकुलेटर की तरीके से मैटलैब को हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस को कमांड विंडो पर परफॉर्म करके उसके आंसर्स को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमको सॉल्व करना है 3 + 2 multiplied by 5 + 3 and press enter. The answer is 28. 3 + 2 यानी 5 multiplied by 5 that will be 25 plus 3 that will be 28. तो इस तरीके से आप किसी भी साधारण कैलकुलेशन को आप मैटलैब के कमांड विंडो पर परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपने किसी कैलकुलेशन को अगर किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया तो मैटलैब एक डिफॉल्ट वेरिएबल ans दैट इज आंसर में उस वेरिएबल को असाइन कर देता है। अगर आप यही कैलकुलेशन जिसको हम a is equal to 3 + 2 into 5 + 3 then the answer will be a is equal to 28. दैट मीन्स जो कैलकुलेशन हमने परफॉर्म किया है वो इस समय ए वेरिएबल में असाइन हो गया है। और आप ये देख भी सकते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन हुई है वो वर्क स्पेस में लिस्ट हो गई है। यानी अगर आप यहाँ ए पर क्लिक करें तो आप पाएंगे कि ए 1 क्रॉस 1 डबल, 1 क्रॉस 1 डबल का मतलब ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 यानी उसमें एक रो है और एक कॉलम है और डबल उसका डेटा टाइप है। ठीक इसी तरीके से ans की अगर हम बात करें तो ans भी 1 क्रॉस 1 डबल है और उसकी जो वैल्यू है वो 28 है। लेट्स क्लोज। आपको अगर कमांड विंडो को क्लियर करना है तो आपके पास कमांड है clc कमांड के साथ में आप इस कमांड विंडो को क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर वर्कस्पेस क्लियर करना हो, वर्कस्पेस से वैल्यूज को हटाना हो तो आपके पास कमांड है आइदर क्लियर और क्लियर ऑल। आप क्लियर ऑल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको प्रेस किया तो हम देख सकते हैं वर्कस्पेस से सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्कस्पेस वेरिएबल्स की और ये भी देखते हैं कि मैटलैब केस सेंसिटिव है या नहीं। इसके लिए मान लीजिए हमने एक वैल्यू a इज इक्वल टू 5 कंसीडर किया। आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 यहाँ पर असाइन हो चुका है और दूसरा वेरिएबल कैपिटल A हमने ले लिया है। कैपिटल A इज इक्वल टू हम इसमें देते हैं 9। इसके पहले कि मैं एंटर प्रेस करूं आप पहले वर्कस्पेस पे देख लें, स्मॉल a की वैल्यू 5 असाइंड है। अब कैपिटल A इज इक्वल टू 9 पर अगर हम प्रेस करें तो मुझे ये देखना है कि क्या 9 वैल्यू स्मॉल a को असाइन होती है या कोई दूसरा वेरिएबल कैपिटल A यहाँ पर क्रिएट होता है। लेट अस सी। आप देखिए कैपिटल A की वैल्यू 9 एक दूसरे वेरिएबल यानी कैपिटल A में असाइन हुई है और स्मॉल a की वैल्यू इंटैक्ट है। इसका मतलब हुआ कि मैटलैब स्मॉल a और कैपिटल A में अंतर समझता है।
मतलब कि आप जब कभी भी अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज करें तो स्मॉल ए, कैपिटल ए या स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के बीच में आपको डिफरेंस करके चलना पड़ेगा। अगर कहीं कैपिटल ए इस्तेमाल हो रहा और आपने गलती से उसको स्मॉल ए करके यूज कर लिया प्रोग्राम में, तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। आपको अपने प्रोग्राम में स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का यूज करते समय सावधानी बरतनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा SKY, स्काई इज इक्वल टू 10, और हमने दूसरे तरीके से स्काई को लिखा SKY इज इक्वल टू 11। आप देख सकते हैं ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं। ठीक उसी तरीके से, यानी आप किसी भी ऑर्डर में अगर कोई भी चेंज कर देते हैं तो वो वेरिएबल्स अपने आप में डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे आप ईमेल्स में देखते हैं पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव होता है, ठीक वैसे ही यहां पर जो भी वेरिएबल्स आप यूज करेंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। लेट्स क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि मैटलैब में हम किसी रियल स्केलर, कॉम्प्लेक्स स्केलर, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर या मैट्रिक्स की एंट्री किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें एक रियल स्केलर की एंट्री करनी है जिसको हम एक्स वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 7। 7 यहां पर रियल स्केलर है जो कि x में असाइन हो चुका है। इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम y में असाइन करते हैं। y इज इक्वल टू -3 प्लस 2, और कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशंस के लिए हम यूज करते हैं i या j। अगर हम j भी यहां पे यूज करेंगे तो भी वो i की तरीके से कंसीडर किया जाएगा। देख लेते हैं 2j, तो जो वैल्यू मिल रही है दैट विल बी -3 प्लस 2i। इसका मतलब i और j में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री कर रहे हैं तो आपने लिखा -3 प्लस 2j, लेकिन अगर आपने इसी को इस तरीके से लिखा कि y इज इक्वल टू -3 प्लस J2, तो ये गलत होगा। इस पे मैटलैब आपको एक एरर शो करेगा। यहां पर जो एरर आ रही है वो है अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल J2। इसका मतलब ये हुआ कि J2 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा ट्रीट नहीं हो रहा बल्कि एक वेरिएबल जैसा ट्रीट हो रहा है, और वो वेरिएबल अभी तक मैटलैब के सेशन में हमने डिफाइन नहीं किया है। इसलिए y की वैल्यू J2 के डिफाइन ना होने की स्थिति में कैलकुलेट किया जाना मुश्किल है। फिर बात आती है एक रो वेक्टर को असाइन करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक रो वेक्टर है 5 3 7। हम उसको असाइन करना चाहते हैं एक रो वेक्टर ए में। a इज इक्वल टू, इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी रो वेक्टर्स के एलिमेंट हैं उनको हम एक एक करके लिख देते हैं। मान लीजिए हमको लिखना है 5, दूसरा एलिमेंट है 3 और तीसरा एलिमेंट है 7। तो 5 3 7 हमने ए में असाइन कर दिया, और इस पर जब हम एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 3 7, ये एक रो वेक्टर है। इसी तरीके से अगर हमको कॉलम वेक्टर असाइन करना है, मान लीजिए उसको हम बी में असाइन कर रहे हैं और हमको यही एलिमेंट लेने हैं बट कॉलम वेक्टर के रूप में लेने हैं, तो हम इन एलिमेंट्स को एक सेमी कॉलन से सेपरेट कर देंगे। 5 देन सेमी कॉलन, देन 3, देन सेमी कॉलन, देन 7, और एंटर मारिए तो आप देखेंगे बी में जो वैल्यूज हैं वो 5 3 7 एक कॉलम वेक्टर के रूप में असाइन हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर आपको एक मैट्रिक्स एंटर करनी है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम सी लेते हैं और लेट्स से इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का हम लेना चाहते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और इसकी एंट्री रो बाई कॉलम करेंगे। दैट मीन्स कि पहले रो के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, देन एक सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद अगले रो के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे एंड सो ऑन। ये प्रक्रिया हम करते जाएंगे जब तक कि हमारे सारे रो पूरे नहीं हो जाते। तो मान लीजिए हमारे एलिमेंट्स हैं 5 3 7, देन नेक्स्ट रो में सेमीकोलन लगा के हम नेक्स्ट रो में जाते हैं 4 6 8, देन सेमीकोलन 9 0 3। तो इस तरीके से हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की एंट्री सी को असाइन कर दिया है। देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स उसी तरीके से आ रही है। आप देख सकते हैं पहले रो में 5 3 7, उसके बाद सेमी कॉलन के बाद 4 6 8 दूसरे रो में आ गया,
देन सेमी कॉलन के बाद के जो एलिमेंट्स हैं 903 वो तीसरे कॉलम में आ गए। तो इस तरीके से सी एक 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। मान लीजिए सी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है। आपको सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। इसका मतलब हुआ कि 8 को एक्सेस करने के लिए हमको इस मैट्रिक्स के दूसरे रो के तीसरे कॉलम में जाना पड़ेगा। इसके लिए जब हम लिखते हैं सी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, जब इस पर हम एंटर मारेंगे तो आप देखते हैं कि हमको 8 यानी वही एलिमेंट प्राप्त हो गया है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको तीसरी रो के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। इसको करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सी तीसरी रो का मतलब 3 कॉमा, और अगर सारे एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है तो आपको यहां पे एक साइन लगाना पड़ेगा कॉलन का। एंटर। आप देख सकते हैं 903 जो कि तीसरी रो के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको एक रो वेक्टर के रूप में आंसर नाम के वेरिएबल में असाइन होके मिल गया है। अगर आप इस रो वेक्टर को अपने किसी प्रोग्राम में आगे यूज करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर लें। d इज इक्वल टू सी 3 कॉमा कॉलन, तो d में ये वैल्यूज असाइन हो गई। इस तरीके से जब कभी भी प्रोग्राम में आपको तीसरे रो के सारे एलिमेंट्स की जरूरत होगी तो आप d वेरिएबल को कॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। इसको करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सी सारे एलिमेंट्स आपको एक्सेस करने हैं तो सबसे पहले कॉलन कॉमा और दूसरा कॉलम है तो हम लिखेंगे 2। इस तरीके से आपको दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स एक्सेस हो जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको इस मैट्रिक्स के इस सब मैट्रिक्स को एक्सेस करना है। आप इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप ले रहे हैं पहला रो और दूसरा रो, लेकिन कॉलम ले रहे हैं दूसरा और तीसरा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे सी फर्स्ट रो टू सेकंड रो कॉमा सेकंड कॉलम टू थर्ड कॉलम। तो ये बताता है कि आप कौन कौन से रो सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से रो मतलब कहां से कहां तक का रो आप सेलेक्ट कर रहे हैं और कहां से कहां तक का कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस समय पहले से लेकर दूसरे रो और दूसरे से लेकर तीसरे कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपको वही सब मैट्रिक्स यहां पर दिखाई पड़ गई है। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या किसी रो वेक्टर या किसी कॉलम वेक्टर या किसी सब मैट्रिक्स को अपने प्रोग्राम में आगे यूज करने के लिए एक्सेस कर सकते हैं।